नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम छायावाद युग का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं हम, और इसी क्रम में हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को देख लिया है और उनसे संबंधित प्रश्नों को भी देख लिया है। आप लोग इस बुक के बारे में पूछ रहे थे कि मैम आप ये किस बुक से पढ़ा रही थी। ये बुक मेरे पास बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसी से क्यों ना करा दूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, और प्रश्नों का जो लेवल है वो भी अच्छा है। इस बुक का नाम है हिंदी साहित्य का तथ्यपरक अध्ययन। उपकार पब्लिकेशन की ये बुक आती है। ओमकार नाथ वर्मा इसके लेखक हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे बुक अच्छी लगी थी तो मैं आप लोगों को इससे करवा रही हूँ और इसका नाम भी बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। हालांकि अगर मैं सजेस्ट करूँ तो इस टाइम पर आप नई बुक खरीदने की गलती ना करें। आप जो भी तथ्य मैं करवा रही हूँ यहाँ से भी आप क्लासेस देख सकते हैं। हालांकि अगर आप बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन जब परीक्षा की डेट आ गई है तो कोई नई बुक का अध्ययन नहीं करे तो सही रहेगा। आप फास्ट रिवीजन करें और टेस्ट दें, यही सही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। छायावाद युग की समय सीमा क्या है? इसकी समय सीमा है 1918 से 1936। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र यह समय सीमा नहीं मानते हैं। हालांकि ये समय सीमा सर्वमान्य है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 तक ही मानते हैं। 38 तक मानते हैं, 2 साल ये बढ़ा देते हैं। छायावाद, जब भी हम छायावाद का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि छायावाद शब्द कहाँ से आया। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। इन्होंने श्री शारदा पत्रिका में 1920 में एक लेख लिखा था, एक निबंध लिखा था जिसका नाम था हिंदी में छायावाद, और इसी में इन्होंने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था, और उसके बाद से ही छायावाद शब्द का प्रयोग होने लगा था। यह नाम रूढ़ हो गया था इस काल अवधि के लिए। मुकुटधर पांडे की कविता कुररी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने किया। यह एक प्रश्न है, बन सकता है कि गीत काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लोचन प्रसाद पांडे ने। अगला तथ्य है कि आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयाग से प्रकाशित भारत नामक पत्र में छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे। इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक कहा है। जयशंकर प्रसाद की रचना झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। झरना में छायावादी शैली की कविताएं और प्रेम वेदना, रहस्यवादिता और प्रकृति सौंदर्य का भी चित्रण हुआ है। ऐसी कविताएं झरना में संग्रहित की गई हैं। झरना एक काव्य संकलन भी है और एक कविता भी है। छायावाद का आरंभ इसी रचना से माना जाता है। हालांकि इनकी छायावादी जयशंकर प्रसाद की छायावादी शैली की प्रथम रचना जो मानी जाती है उसका नाम है प्रथम प्रभात। वो अभी छाया झरना में ही संकलित है। अगला तथ्य है कि इलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। छायावाद का प्रवर्तक किसको माना है? इलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के फैंटसमाटा छायाभास से जोड़ा है। शुक्ल जी ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है। शुक्ल जी ने छायावाद को क्या कहा है? चित्र भाषा शैली। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। अगला तथ्य देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, बाद में प्रसाद उपनाम से लिखने लगे थे। चित्राधार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रज भाषा का काव्य संकलन है। बात करें अगर चित्राधार की, तो इसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। प्रथम संस्करण में ब्रज एवं खड़ी बोली दोनों की कविताएं संकलित की गई थी, लेकिन जब 1928 में इसका द्वितीय संकलन आया था, कब आया था? 1928 में जब इसका द्वितीय संस्करण आया था तो इसमें केवल ब्रज भाषा की कविताओं को रखा गया था। प्रथम संस्करण 1918 में आया था, इसमें ब्रज भाषा और हिंदी दोनों की कविताएं थी, खड़ी बोली की। लेकिन 1928 में जब दूसरा संस्करण आया तो इसमें केवल ब्रज भाषा की कविताओं को संग्रहित किया गया था। ठीक है। चित्राधार में अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेम राज्य 3 लंबी कविताएं हैं जिन्हें काव्य कथाएं कहते हैं। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। इसमें प्रसाद जी ने बड़े ही कौशल से याज्ञिक क्रियाओं की क्रूरता को निंदनीय और घृणित ठहराते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया है।
अगला तथ्य है कानन कुसुम, झरना और लहर गीति काव्य हैं। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू खंड काव्य हैं और कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक है। कानन कुसुम में चित्रकूट, भरत, शिल्प सौंदर्य, कुरुक्षेत्र, वीर बालक और श्री कृष्ण जयंती काव्य कथाएं हैं। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है। कानन कुसुम रचना जो है यह 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, समय याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का क्रम पूछा जा सकता है तो समय याद रखिए। सबसे पहले प्रेम राजे इनका काव्य संकलन है 1909 में। चित्रधार है 1928 में। दो संस्करण है, प्रथम संस्करण 1918 में, द्वितीय संस्करण 1928 में। झरना 1918 में प्रकाशित हुई थी। आंसू 1925 में प्रकाशित हुआ था। वन मिलन की बात करें तो यह 1909 में प्रकाशित हुआ था। लहर था 1935 ईस्वी में और कामायनी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, समय को याद रखिएगा। क्रम से प्रश्न बन सकता है, क्रम से मिलाने वाले प्रश्न। महाराणा का महत्व जैसी लंबी कविताएं आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव मानी जाती है। झरना हिंदी में छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें 24 कविताएं हैं। लहर में अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया 4 लंबी कविताएं हैं। लंबी कविताओं को अलग से प्रश्न बनता है तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। अशोक की चिंता कविता में कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक की पश्चातापपूर्ण मना स्थिति का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। लहर की सबसे लंबी कविता प्रलय की छाया है। इसमें प्रसाद जी ने गुजरात के राजा कर्ण की रानी कमलावती के मानसिक द्वंद्व का चित्रण बड़ी सुंदरता के साथ किया है। तो रचनाओं के वर्ण विषय याद रखिएगा कि किस रचना में किस चीज का वर्णन किया गया है। जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक पर अंग्रेजी कवि गोल्ड स्मिथ की द हर्मिट कविता का प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखते हैं छायावाद के कवि और उनका जन्म और निधन का वर्ष। छायावाद के कवियों को हम अगर देखें इनके जन्म एवं निधन के वर्ष को, क्योंकि परीक्षाओं में क्रम से लगाने वाले प्रश्न इनसे बनेंगे। सबसे पहले आएंगे जयशंकर प्रसाद और इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, निधन हुआ था 1937 ईस्वी में। बात करें पंत जी की, इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में और निधन हो गया था 1977 ईस्वी में। समय इसमें थोड़ा सा गलत दिया हुआ था तो मैंने इसको सही किया हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जन्म और निधन के वर्ष में काफी मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन अगर सर्वमान्य की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1896 में और निधन 1961 ईस्वी में। महादेव वर्मा का जन्म 1907 में और निधन 1987 ईस्वी में हुआ था। राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में और निधन 1990 ईस्वी में हो गया था। मोहनलाल महतो वियोगी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1899 में और निधन हुआ था 1990 ईस्वी में। और बात करिए अगर मुकुटधर पांडे की तो इनका जन्म हुआ था 1895 में और निधन हो गया था 1989 ईस्वी में। आगे देखते हैं। अगला तथ्य है उर्वशी जयशंकर प्रसाद की गद्य पद्यमय रचना है। इसे कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी है और इस महाकाव्य की प्रधान पात्र श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण इसका दूसरा नाम कामायनी है। कामायनी 1935 ईस्वी में है और इसके 15 सर्गों के नाम इस प्रकार हैं, क्योंकि सर्गों के क्रम पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये इसके 15 सर्ग हैं और इनके नाम हैं। क्रम से इसे याद रखिएगा। अगला तथ्य है कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। घटनाओं का चयन मुख्य रूप से शतपथ ब्राह्मण से किया गया है। कामायनी का बाहरी ढांचा बहुत कुछ कामना नाटक जैसा है। कामायनी भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है। जिस आनंदवाद की अभिव्यक्ति कामायनी में हुई है उसकी प्रतिष्ठा प्रसाद जी एक घूट नाटिका में पहले ही कर चुके थे। कामायनी में मनु मन का, श्रद्धा हृदय का और इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। अतः कामायनी अंतःकरण से वृत्तियों के विकास की कहानी कहती है। इसमें सर्गों का नामकरण इन्हीं वृत्तियों के आधार पर हुआ है। अगला तथ्य है प्रसाद जी ने कामायनी के स्वप्न और संघर्ष सर्गों में सारस्वत प्रदेश का जो वर्णन किया है उसमें पूंजीवादी सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है।
स्वप्न सर्ग में औद्योगिकीकरण का भी उल्लेख किया गया है। एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा, कामायनी में यह जो सारस्वत प्रदेश का वर्णन है, यह किसका प्रतीक है? यह है संसार का प्रतीक। इसके अलावा कामायनी में कैलाश मानसरोवर का भी जिक्र मिलता है, जो कि समरसता या आनंद या मुक्ति स्थान का प्रतीक माना जाता है। तो कामायनी के प्रतीकों को याद रखिएगा। मनु मन के प्रतीक है, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, इड़ा बुद्धि की प्रतीक है, और उसमें एक बैल का भी चित्रण आता है, वृषभ का, जो कि धर्म का प्रतीक है। सारस्वत प्रदेश संसार का प्रतीक है। कैलाश मानसरोवर समरसता, आनंद या मुक्ति स्थान का प्रतीक है। इन तथ्यों को याद रखिएगा। एक और चीज मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कामायनी के किस सर्ग में कौन से छंद हैं? बात करें, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, लिखने यहाँ पर लिखने में बहुत ही परेशानी होती है, ठीक है। तो अगर बात करें चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद, ये जो सर्ग हैं, इनमें आल्हा या वीर छंद देखने को मिलता है। वहीं बात करें रहस्य, ईड़ा, श्रद्धा, काम और लज्जा, इन 4 सर्गों की, तो इनमें लावनी छंद है। बात करें संघर्ष सर्ग की, तो इसमें रोला छंद है। आनंद सर्ग में सखी छंद है, और वासना सर्ग में रूपमाला छंद है। ठीक है। अगर सभी सर्गों की बात करें तो ताटंक छंद सभी सर्गों में देखने को मिलता है। ठीक है। कामायनी पर कुछ आलोचनाएं भी लिखी गई हैं। कामायनी एक पुनर्विचार नाम से मुक्तिबोध ने लिखा था। कामायनी पर नई पुस्तक रमेश कुंतल मेघ ने लिखा था। दिनकर जी ने लिखा था कामायनी दोष रहित दूषण सहित। ठीक है। कामायनी पुनर्मूल्यांकन लिखा था रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, और कामायनी अध्ययन की समस्याएं डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था। तो इन तथ्यों को आशा है आप लोग नोट कर लेंगे और याद करेंगे। ठीक है। अगला तथ्य है, निराला ने सुधा पत्रिका थी एक, अक्टूबर 1937 में कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। उसके अलावा अगर बात करें सुमित्रा नंदन पंत की, तो इन्होंने कामायनी को ताजमहल कहा है। प्रभाकर माचवे ने मानवता का उद्घोष कहा है। डॉक्टर हरदेव बाहरी इसे हिंदी सर्वोत्तम महाकाव्य कहते हैं, हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य। उसके अलावा शांति प्रिय द्विवेदी कामायनी छायावाद का उपनिषद कहते हैं कामायनी को। ठीक है। प्रश्न संख्या, माफ कीजिएगा, तथ्य अगला तथ्य है, डॉक्टर नामवर सिंह ने कामायनी को आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य कहा है। मुक्तिबोध का एक कथन मिलता है, छोटा सा कथन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कामायनी एक फैंटेसी है। कामायनी को फैंटेसी कौन मानते हैं? मुक्तिबोध मानते हैं। असफल कृति कौन मानते हैं कामायनी को? यह भी तो प्रश्न बन सकता है। इंद्रनाथ मदान कामायनी को एक असफल कृति मानते हैं। कथन है इनका, कामायनी एक असफल कृति है। ठीक है। अगले देखिए, अगला तथ्य है, सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा है। सुमित्रानंदन पंत की वीणा 1918 में छाया, अंधकार, सरिता, निर्झर, लता, उषा और विहग पर छोटी छोटी रचनाएं हैं। इसमें कवि ने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है और प्रकृति को सजीव मानकर उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए हैं। बात करें गिरजे के घंटा का प्रकाशन वर्ष की, तो यह प्रकाशित हुई थी रचना 1916 ईस्वी में। इसके अलावा यहाँ पर वीणा का समय गलत दिया हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। वीणा का समय है 1927 ईस्वी, इसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला तथ्य है, सुमित्रानंदन पंत के पल्लव काव्य ग्रंथ को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। इसी काव्य ग्रंथ ने पंत जी को छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया था। गुंजन को सुमित्रानंदन पंत की अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ माना जाता है। युगांत में छायावादी प्रवृत्ति का अंत और प्रगतिवाद का उदय मिलता है। सुमित्रानंदन पंत की कृतियों में प्रथम रश्मि, छाया, बादल, एक तारा, नौका विहार, कलख, पुण्य प्रसून, झंझा में नीम, ग्रामश्री, हिमाद्री, पतझर और कुर्मांचल के प्रति प्रकृति संबंधी श्रेष्ठ कविताएं हैं। युगांत, युगवाणी और ग्राम्या की प्रकृति पर मानवतावाद का प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रंथि एक विरह गीत है जिसमें एक प्रणय गाथा के माध्यम से कवि ने अपनी बात कही है। इसमें पंत जी की स्वच्छंदतावादी वृत्ति की अभिव्यक्ति हुई है।
युगवाणी में गांधी और मार्क्स का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। ग्राम्या में पंत जी ने ग्रामीणों की यथार्थ स्थिति को काव्यबद्ध किया है। इस संग्रह में ग्राम चित्र, ग्राम देवता कविताएं विशेष उल्लेखनीय हैं। ग्राम्या रचना कब प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित हुई थी 1940 ईस्वी में। इसमें एक प्रसिद्ध कविता बापू भी है। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं। खादी के फूल पंत और बच्चन द्वारा रचित सहयोगी रचना है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, सौवर्ण वाणी, ये सभी रचनाएं आध्यात्मिक हैं और इन पर अरविंद दर्शन का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। पंत जी का लोकायतन महाकाव्य है। 7 अध्यायों और अनेक सर्गों में विभाजित इस महाकाव्य में सामूहिक मुक्ति की बात उठाई गई है। बात कर लेते हैं लोकायतन की। तो यह प्रकाशित हुई थी रचना 1964 ईस्वी में और यह गांधी जी के जीवन पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसके 2 खंड हैं। पहले खंड का नाम बाह्य परिवेश है और दूसरे खंड का नाम है अंतश्चैत्य। इसमें 7 सर्ग देखने को मिलते हैं और अध्यायों को यानी कि सर्गों को द्वार कहा गया है। 1965 ईस्वी में इस रचना के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, पंत की मौन निमंत्रण कविता रहस्यवादी प्रवृत्ति की है। सन 1961 ईस्वी में भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। सन 1961 में पंत जी की काव्य कृति कला और बूढ़ा चाँद पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। सन 1968 का ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा को प्राप्त हुआ था। पंत को लोकायतन काव्य कृति पर लेनिन पुरस्कार भी मिल चुका है। स्वच्छंद छंद के आविष्कर्ता अमेरिकी कवि वाल्ट हिटमैन हैं। हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है। सन 1916 ईस्वी में रचित जूही की कली निराला जी की पहली कविता है और इनका प्रथम काव्य संग्रह 1922 में अनामिका नाम से प्रकाशित हुआ था। निराला की प्रथम कविता जूही की कली है, लेकिन अगर बात करें रामविलास शर्मा की तो इनके अनुसार निराला की प्रथम कविता भारत माता की वंदना है, जो कि 1920 ईस्वी उसका समय उन्होंने बताया है। और जूही की कली 1916 में लिखा था इन्होंने, लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाई थी यह उस वक्त। अगला तथ्य है कि निराला जी की गीतिका काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी। यह इम्पोर्टेंट है। कभी कभी किसी काव्य रचनाओं की या किसी भी रचना की भूमिका किसी अन्य ने लिखी होती है तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। गीतिका की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ठीक है, 1949 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी के काव्य संकलन अपरा को 2100 रुपए का पुरस्कार दिया था। जूही की कली के माध्यम से निराला ने प्रकृति के तत्वों के बीच उन्मुक्त प्रेम की स्थापना की है। इसमें जूही नारी और पवन पुरुष का प्रतीक है। अरिमा में भक्ति भाव से भरे हुए गीत हैं। पंचवटी प्रसंग में अद्वैतवाद का प्रतिपादन हुआ है। तुम और मैं कविता में निर्गुण विचारधारा का प्रभाव देखने को मिलता है। निराला कृत तुलसीदास खंड काव्य है और इसमें तुलसीदास के गृह त्याग की प्रसिद्ध घटना का वर्णन मौलिक ढंग से किया गया है। अरिमा में छायावादी और प्रगतिवादी दोनों प्रकार की कविताएं समाहित हैं। इनकी कविता स्नेह निर्झर बह गया वह अरिमा में ही संकलित है। ठीक है, तुलसीदास निराला की छंदबद्ध रचना है। इसमें प्रकृति के कल्याणकारी स्वरूप का चित्रण हुआ है। इस रचना का आरंभ संध्या के घिरते अंधकार और अंत प्रभात के आलोक के साथ होता है। यह पार्थिव ऐश्वर्य पर दैवीय भाव की विजय का प्रतीक है। निराला के व्यंग काव्य में कुकुरमुत्ता सबसे सशक्त रचना मानी जाती है। इसमें नवाब के बाग में उगा कुकुरमुत्ता पास में खिले गुलाब को फटकारता है। यहाँ कुकुरमुत्ता सर्वहारा और गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार कुकुरमुत्ता प्रगतिशील विचार की कविता है। पंत के विरुद्ध लिखी गई थी, जिसमें कवि ने गुलाब को पंत का प्रतीक और स्वयं को कुकुरमुत्ता का प्रतीक माना है। यह एक नया तथ्य है, इसको याद रखिएगा।
अगला तथ्य है, सुमित्रानंदन पंत ने निराला जी के मुक्त छंद का विरोध किया था। अतः निराला जी ने पंत और पल्लव नामक लंबा लेख लिखा, जिसमें पंत पर रविंद्रनाथ टैगोर और संस्कृत के प्राचीन कवियों के भावों की चोरी का आरोप लगाया था इन्होंने। अनामिका की दान शीर्षक रचना में धर्म का मर्म न पहचानने वाले उपासकों पर व्यंग किया गया है। इसमें निराला जी ने मनुष्य के प्रति मनुष्य के उस निर्मम उपेक्षा की चर्चा की है जो धर्म के कारण जाने अनजाने होती ही रहती है। अनामिका के द्वितीय भाग में राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति है, तो इसलिए यह अनामिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये दोनों कविताएं राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति पहले से ही बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं। राम की शक्ति पूजा को महाकाव्य काव्यात्मक रचना कहा गया है। यह कृति संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि मानी जाती है। अनामिका के 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था 1923 ईस्वी में और द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था 1938 ईस्वी में। पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1923 ईस्वी में और द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था 1938 ईस्वी में। और इस द्वितीय संस्करण में ही राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति संकलित की गई हैं। इसके अलावा अगर अलग से राम की शक्ति पूजा की बात करें तो यह 1936 ईस्वी में भी प्रकाशित हुई थी। राम की शक्ति पूजा एक प्रबंधात्मक लंबी कविता है और यह शक्ति छंद में रचित है। इसमें पौरुष एवं कर्म का संदेश दिया गया है। यह बांग्ला भाषा के कृत्तिवास रामायण पर आधारित है। अगला तथ्य है, सरोज स्मृति को हिंदी संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत माना जाता है। तोड़ती पत्थर, जो कि निराला की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगतिवादी कविता है, आर्थिक विषमता की रचना है। भिक्षुक शीर्षक कविता एक राष्ट्रीय समस्या को व्यक्त करती है। गीतिका में काव्य और संगीत का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अर्चना, आराधना, गीत गुंज में गीय तत्व की प्रधानता देखने को मिलती है। बेला काव्य ग्रंथ में निराला जी ने गजलों का प्रयोग किया है। इसमें देशभक्ति, आध्यात्म, श्रृंगार, प्रकृति आदि विषयक रचनाएं हैं। नए पत्ते की बात करें तो नए पत्ते में निराला जी ने दलितों की पीड़ा और उनकी दयनीय दशा का वर्णन किया है। निराला का अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली है। उनकी मृत्यु के उपरांत 1969 में प्रकाशित हुआ था। इस काव्य ग्रंथ की कविताओं में इनके निजी जीवन की हताशा और निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। इसकी कुछ कविताओं में निराला जी की विक्षिप्ता अवस्था का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी जी ने काव्य रचना ब्रजभाषा में आरंभ की थी, लेकिन बाद में यह खड़ी बोली में लिखने लगी थी। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन हुआ था 1987 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद और माता का नाम था हेमरानी देवी। इन्हें छायावाद की दुर्गा भी कहा जाता है, छायावाद की शक्ति भी कहा जाता है। इनका विवाह हुआ था रूप नारायण वर्मा के साथ, लेकिन इन्होंने उस विवाह को स्वीकार नहीं किया था। इनकी प्रथम कविता जो है यह है दिया। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की खड़ी बोली की प्रथम कविता है। दिया का समय क्या है? 1918 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी। प्रथम काव्य संग्रह इनका निहार है, जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्य ग्रंथों का जो नामकरण किया है उसमें क्रमबद्धता और भाव की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्तता देखने को मिलती है। जैसे कि प्रभात में सबसे पहले निहार आता है, फिर रश्मि आती है और टेढ़ होती है, फिर नीरजा खिलती है, फिर सांध्य गीत की बेला आती है और इसके बाद दीप शिखा जलाई जाती है। तो यहाँ से आप महादेवी वर्मा की रचनाओं को क्रम से याद कर सकते हैं। सबसे पहले निहार, फिर रश्मि, फिर नीरजा, फिर सांध्य गीत और फिर दीप शिखा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। निहार 1930 में है, रश्मि 1932 में है, नीरजा 1935 में है, सांध्य गीत 1936 में है और दीपशिखा की बात करें तो यह 1946 ईस्वी में है। इनमें गीतों की संख्या को देख लेते हैं, परीक्षाओं में पूछा जाता है। निहार में कितने गीत संकलित किए गए हैं? कविताएं हैं 47 हैं। रश्मि की बात करें तो रश्मि में 35 कविताएं हैं। कितनी? 35 कविताएं हैं। उसके अलावा नीरजा की बात करें तो इसमें 58 गीत हैं। कितने गीत हैं? 58 गीत हैं। उसके अलावा सांध्य गीत की बात करें तो सांध्य गीत में कितने गीत हैं? सांध्य गीत में है 45 गीतों की संख्या इसमें है 45 और दीप शिखा में 51 गीत हैं।
निहार में सन 1924 से 1928 के मध्य लिखे गए 47 गीतों का संकलन है, जिसमें विसर्जन, मिलन, उस पार, स्वप्न, आंसू, प्रतीक्षा, जो तुम आ जाते एक बार इत्यादि प्रमुख हैं। निहार की कविताओं में वेदना का स्वर प्रबल है और कुछ में उनकी आध्यात्मिक चेतना के दर्शन भी होते हैं। रश्मि की बात कर लेते हैं तो रश्मि में सन 1928 से 1931 के मध्य लिखे गए 35 गीत संकलित हैं, जिनमें रश्मि, दुख, अतृप्ति, जीवन द्वीप आदि रचनाएं प्रमुख हैं। इसका मुख्य स्वर दुखवाद से जुड़ा हुआ है और इस पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। ये सभी तथ्य आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। निर्जा में 58 गीत हैं और इसमें शीर्षक नहीं दिए गए हैं। यहाँ छायावाद शिल्प अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आया है और इन कविताओं में भावुकता की अपेक्षा अनुभूति पक्ष अधिक प्रबल है। सांध्य गीत में 45 गीत हैं। इसमें महादेवी जी के दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप में उभर कर आए हैं। इसमें जीवानुभूतियों की अच्छी अभिव्यक्ति हुई है। दीपशिखा में कितने गीत हैं? 51 गीत हैं। इसमें सर्वाधिक रचनाएं दीपक पर हैं, जिनमें दीप को आत्मा का प्रतीक मानकर उस समय तक निष्कंप भाव से विरह में जलने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जब तक कि प्रभात की बेला न दिखाई दे। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्य भावना महादेवी वर्मा में ही पाई जाती है। इनका समस्त काव्य रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। निर्जा पर महादेवी जी को सन 1934 में सेकसरिया पुरस्कार मिला था। यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी जी को सन 1944 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया था और 1982 में यामा के लिए महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की। बालकृष्ण शर्मा नवीन के दो काव्य संकलन हैं, अपलक और क्वासी। छायावादी भावबोध की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहनलाल महतो वियोगी के काव्य संग्रह है निर्माल्य और एक तारा। इसमें छायावादी कविताएं हैं। इनकी कविताओं में कल्पना को महत्व दिया गया है। इन पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव देखने को मिलता है। निर्माल्य के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो यह प्रकाशित हुआ था 1926 ईस्वी में। एक तारा कब प्रकाशित हुई थी रचना? एक तारा का समय है 1927 ईस्वी में। ये सभी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा उस पार नाम से लिखी थी और इनके उपन्यास भी चर्चित हैं। एक उपन्यास इनका शेषदान चर्चित रहा है और एक आदमखोर बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास इनका रहा है। अगला तथ्य है जनार्दन झा द्विजकृत अनुभूति अंतर्ध्वनि छायावादी काव्य संग्रह है। अनुभूति में वेदना का स्वर प्रधान है और इसकी शैली सुमित्रा नंदन पंत के निकट है। अनुभूति का प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, कब है? 1933 ईस्वी में है। उसके अलावा अंतर्ध्वनि, शायद यह अंतर्ध्वनि नहीं है, अंतर्द्वंद है, 1936 ईस्वी में है। इसको सही कर लीजिएगा, यह अंतर्द्वंद है, अंतर्ध्वनि नहीं है, 1936 ईस्वी में है। ठीक है। अगला तथ्य देखते हैं। छायावादी कवियों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का विशेष स्थान है। रूप राशि, निषेध, चित्ररेखा आदि इनकी छायावादी काव्य के संग्रह हैं। इनकी रचनाओं में कड़कड़ में व्याप्त परम सत्ता की झांकी मिलती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। निधन कब हुआ था? 1990 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मी प्रसाद वर्मा था और माता का नाम राज रानी देवी था। यह भी कवित्री थी। इनकी माता एक कवित्री थी। ठीक है। अगला नाम है आरसी प्रसाद सिंह। इनकी रचना है कलापी। छायावादी काव्य संग्रह है और इसका मुख्य विषय प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति चित्रण है। केदारनाथ मिश्र प्रभात का चिर स्पर्श, सेतुबंध, शुभ्रा आदि कविताएं छायावादी वैशिष्ट्य से परिपूर्ण हैं। इसके अलावा उदय शंकर भट्ट की अधिकांश रचनाओं में छायावादी भावुकता पाई जाती है, जैसे कि राग का मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष इनके काव्य संग्रह हैं। छायावादी कवि रामनाथ सुमन कृत विपंची काव्य संग्रह में प्रेम परक गीत देखने को मिलते हैं और गोपाल सिंह नेपाली की रचनाओं में छायावादी प्रभाव पाया जाता है। इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम का स्वर प्रमुख है। इनके दो काव्य संग्रह हैं, पंक्षी और रागिनी। अब देखते हैं छायावाद योगीन अन्य काव्य प्रवृत्तियां। छायावाद के साथ साथ
दो काव्य प्रवृत्तियां और हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा देखने को मिलती है। इनमें सबसे पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय संस्कृति का व्याख्याता कवि भी कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की का प्रथम कविता संग्रह हिम किरीटनी उस समय प्रकाशित हुआ जब द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद युग तीनों समाप्त हो चुके थे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में सबसे पहले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, उदय शंकर भट्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, भगवती चरण वर्मा और नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, आरसी प्रसाद सिंह, केदारनाथ मिश्र प्रभात, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी और रागी राघव। हिमकिरीटनी पर चतुर्वेदी जी को देव पुरस्कार मिला था। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की थी। सन 1963 में भारत सरकार ने माखनलाल चतुर्वेदी को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया था। कैदी और कोकिला चतुर्वेदी जी की अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। इसमें जेल का वातावरण एकदम सजीव हो उठा है। रात्रि के अंधकार में जब कोकिल कूक उठती है तो राजनीतिक बंदी का दुख और भी घनीभूत हो उठता है। वह दुख अपने लिए नहीं, देश के लिए है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन का आदर्श है। माखनलाल चतुर्वेदी ने छायावाद युग के विषय राष्ट्रीयता, प्रेम, अध्यात्म और प्रकृति चुने हैं, पर अभिव्यक्ति की आत्मा द्विवेदी युग की ही है। अतः इन्हें द्विवेदी युग का कवि समझना चाहिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुछ रचनाओं में छायावादी भावबोध विद्यमान है, किंतु उनका मुख्य स्वर राष्ट्रीयता और देश प्रेम है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम रचना सन 1915 ईस्वी में प्रयाग की मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इनकी प्रथम कविता जो है वह नीम है, जो कि 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रथम कविता है नीम और इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में, निधन हो गया था 1948 ईस्वी में। एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन का आदर्श चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी की रानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सन 1857 के सशस्त्र विद्रोह के चित्र प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी। झांसी की रानी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। दो रचनाएं इन्होंने झांसी की रानी के लिए लिखी हैं, एक झांसी की रानी और दूसरा झांसी की रानी की समाधि। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह मुकुल 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस पर सन 1931 में इन्हें साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से सेकसरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की रेणुका और हुंकार पराधीनता काल की रचनाएं हैं। इन रचनाओं को सरकार ने आपत्तिजनक मानकर दिनकर जी से स्पष्टीकरण मांगा था। इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। रेणुका का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी और हुंकार का प्रकाशन है 1939 ईस्वी। इनके सन को आप लोग याद रखिएगा। हुंकार में तत्कालीन परिवेश के प्रति क्षोभ व्यक्त किया गया है और राष्ट्रीयता का भाव देखने को मिलता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस रचना को वैतालिक का जागरण कहा है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बच्चन सिंह ने हुंकार रचना को क्या कहा है, तो उन्होंने वैतालिक का गान कहा था। ठीक है। प्रश्न अगला तथ्य है, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में 26 जनवरी 1950 को घोषित किया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर कृत रसवंती में यौवन, सौंदर्य और विरह व्यथा के गीत हैं। दिनकर कृत बुद्धदेव, कला तीर्थ, कलिंग विजय कविताएं सांस्कृतिक संदेश की वाहिका हैं। हिमालय संदेश दिनकर जी का एक लंबा संगीत रूपक है, जिसमें अज्ञान, घृणा और हिंसा को वर्तमान जीवन की विषमता का कारण बताकर उसके स्थान पर ज्ञान, प्रेम और शांति की स्थापना का संदेश दिया गया है। दिनकर जी का कुरुक्षेत्र श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। यह महाभारत के शांति पर्व से प्रभावित है।
दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसमें सर्गों की संख्या 7 है। कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। युद्ध एवं शांति की समस्याओं का चित्रण देखने को मिलता है और इसकी पृष्ठभूमि द्वितीय विश्व युद्ध है। भूमिका में इनका एक कथन है जो काफी प्रसिद्ध हुआ था। इन्होंने कहा है कि कुरुक्षेत्र न दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। यह तो एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के हृदय पर चढ़कर बोल रहा है। यह कथन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि दिनकर जी का किसका कथन है, या यह भी पूछा जा सकता है कि दिनकर जी की किस रचना से यह कथन लिया गया है। ठीक है। उर्वशी दिनकर जी का 5 अंकों में विभाजित एक काव्य रूपक है। इसका केंद्रीय भाव प्रेम है। इसमें पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम का चित्रण देखने को मिलता है। 1961 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी रचना। कब प्रकाशित हुई थी? 1961 ईस्वी में। यह भी एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। अंक 5 है। काम एवं अध्यात्म के द्वंद्व का चित्रण देखने को मिलता है और 1972 ईस्वी में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब मिला था? 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ मिला था। रश्मि रथी का नायक कर्ण है जिसके माध्यम से सामयिक प्रश्नों को उठाया गया है। दिनकर कृत परशुराम की प्रतीक्षा भारत चीन युद्ध को आधार लेकर लिखा गया है। 1963 ईस्वी में इसका समय है। 1963 ईस्वी में भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित यह रचना है। इसमें राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है और पंचशील के सिद्धांतों के प्रति आस्था का भाव दिखाया गया है। इसमें देशभक्ति से संबंधित 18 कविताएं हैं। ठीक है। कविताओं की संख्या पूछे तो इसमें देशभक्ति से संबंधित 18 कविताएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय जागरण तथा भारतीय संस्कृति का कवि कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर अनल के कवि नाम से सुविख्यात हैं। सियाराम शरण गुप्त के नकुल, सोहनलाल द्विवेदी के कुणाल, श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी और गुरु भक्त सिंह की नूरजहां आदि में अतीत के गौरवशाली चित्र खींचे गए हैं और उन्हें सामयिक संदर्भों से जोड़ा गया है। तो इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।